अध्याय 8। लियाना का दृष्टिकोण। अंदर आना। किलियन की आवाज ठंडी थी, फिर भी उसमें एक दबदबा था। उसने अपनी कार ठीक मेरे सामने खड़ी कर दी थी, हमेशा की तरह मेरा रास्ता रोक दिया था। मैं सदमे में वहीं खड़ी रही, अपने हाथों को कसकर अपने चारों ओर लपेटे हुए। उसकी तीव्र निगाहों से मेरी नजरें मिली। नहीं, मैंने लगभग तुरंत ही कहा। मैंने कहा कि मैं तुमसे बिल्कुल भी कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। किलियन की आंखें गुस्से से काली पड़ गईं और वह मुझे घूरने लगा। तुम ये बात बाद में कह सकते हो, उसने जवाब दिया। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम ठीक हो और बेघर होकर सड़कों पर नहीं भटक रहे हो, तब तुम मुझे जितना चाहो कोस सकते हो। मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है, मैंने गुस्से से कहा। भाड़ में जाओ, किलियन। मुझे अकेला छोड़ दो। किलियन हिला तक नहीं, उसने पलकें भी नहीं झपकाईं, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। जब उसकी निगाहें मेरी आंखों पर टिक गई तो मुझे घुटन महसूस हुई और मैं उससे बचने के लिए इतनी बेताब हो गई कि इससे पहले कि वह मुझे वापस अपने जहरीले प्रभाव में खींच ले, बिना सोचे समझे मैं सड़क की ओर दौड़ी और तब तक बेताब होकर हाथ हिलाती रही जब तक कि एक टैक्सी मेरे सामने आकर नहीं रुक गई। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि यह मुझे कहाँ ले जाएगी, बस इतना कि मैं उससे दूर चली जाऊं। यहाँ खड़े रहने और किलियन की मौजूदगी से घुटन महसूस करने से तो कहीं भी जाना बेहतर था। गाड़ी में बैठते ही मैंने ड्राइवर से जल्दबाजी में कहा, निकटतम मोटल तक ले चलो और जल्दी, कृपया। विपरीत दिशा में। टैक्सी ड्राइवर ने सिर हिलाया। वह तेजी से गाड़ी चलाकर निकल गया। किलियन और उसकी बेवकूफ कार मेरी नजरों के सामने से ओझल हो गए जैसे ही मैंने रियरव्यू मिरर में उसकी परछाई को गायब होते देखा। मुझे राहत मिली, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। कुछ ही देर में टैक्सी एक ऐसी इमारत के सामने रुक गई जिसे मैं केवल एक दयनीय हालत वाली इमारत ही कह सकता था। मोटल पुराना, जर्जर और ऐसा लग रहा था मानो दशकों पहले दुनिया इसे भूल चुकी हो। नियॉन साइन बोर्ड धीमी रोशनी में टिमटिमा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इसने भी मेरी तरह उम्मीद छोड़ दी हो। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने ड्राइवर को पैसे दिए, धीरे से धन्यवाद कहा और गाड़ी से उतर गई। मैंने खुद से कहा, बस एक रात का दुख, और कल मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूंगी। कुछ भी। रिसेप्शन की ओर चलते हुए मैंने खुद को और कसकर गले लगा लिया। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि अंदर का हाल बाहर से थोड़ा बेहतर हो। यह नहीं था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, धुएं और बासी शराब की गंध ने मुझे घेर लिया। मेरा पेट मरोड़ उठा। कुछ आदमी आराम से इधर उधर बैठे गांजा पी रहे थे और जोर जोर से हंसते बोलते ऐसी बातें कर रहे थे जिन्हें मैं सुनना नहीं चाहती थी। मैंने उनसे नजरें मिलाने से बचने की पूरी कोशिश की और रिसेप्शन डेस्क की ओर चल पड़ी। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पहुंच पाती, मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। फिर उन्होंने मुझे घेर लिया। 3 आदमी, सभी से शराब की बदबू आ रही थी। उनकी निगाहें बेशर्मी से मेरे शरीर पर घूम रही थीं। वे मेरे सामने खड़े हो गए, मेरी नजरें रोक दी। वाह वाह, यह क्या है? उनमें से एक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो कि तुम्हें इस तरह की गंदी जगह पर नहीं होना चाहिए, मेरी प्यारी बच्ची, एक और व्यक्ति ने कहा। क्यों न तुम हमारे साथ रात बिताओ, तीसरे ने बीच में कहा। हम खूब मजे कर सकते हैं, शायद चारों मिलकर। मुझसे दूर रहो, मैंने फुफकारते हुए कहा और मुझे छूने की हिम्मत करने वाले हर किसी को धक्का दिया। मुझे अकेला छोड़ दो। वे ऐसे हंसे जैसे मैं कोई मजाक हूँ। मैंने उनके पास से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। वे मुझे तब तक पीछे धकेलते रहे जब तक मेरी पीठ गंदी दीवार से न लग गई, मानो शिकारियों का एक झुंड अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। चलो, प्यारी, पहले लड़के ने गंभीर स्वर में कहा। तुम पहले से ही यहाँ हो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। रुको, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। कृपया, मुझे जाने दो। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उनके हाथ मेरी ओर बढ़ने लगे। उन्होंने मेरी बाहें, मेरी कमर पकड़ ली। मैंने झटक कर दूर हटने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ताकतवर थे। मेरे अंदर दहशत का विस्फोट हो गया। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पागलों की तरह चिल्लाया। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। रिसेप्शनिस्ट, एक गंदा सा दिखने वाला आदमी जो हफ्तों से नहाया हुआ नहीं लग रहा था, अपनी डेस्क के पीछे से बस मुस्कुराया। तुम्हें सहयोग करना चाहिए, प्रिय, उसने आलस भरे लहजे में कहा। उसने उठने की जहमत तक नहीं उठाई। तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे तुम्हारे ठहरने का सारा खर्च उठा लेंगे। कमरा, खाना, सब कुछ। बस पहले उनकी अच्छी तरह सेवा कर लो। मुझे उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था।
तुम सब पागल हो गए हो, मैं चिल्लाई। जैसे जैसे वे मुझ पर अपनी पकड़ मजबूत करते गए, मैंने उन्हें दूर धकेलने की और भी कोशिश की। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, वे मेरी त्वचा को जला रहे थे, जबकि मैं जी जान से संघर्ष कर रही थी। कृपया कृपया मुझे जाने दीजिए, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मेरी आवाज लड़खड़ा गई, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। वे केवल हंसे। तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आ रहा, किसी ने मेरे कान में निर्दयता से फुसफुसाया। तुम्हारा लड़ना बंद कर देना ही बेहतर होगा। जैसे ही उन्होंने मुझे और जोर से खींचा, मेरे घुटने जवाब दे गए। मैं बुरी तरह डर के मारे रोने लगी। मुझे पता था कि मैं कुछ ही पलों में पूरी तरह से बेबस हो जाऊंगी। उसे रिहा करो, एक भयावह आवाज बिजली की तरह कमरे में गूंज उठी और सब लोग रुक गए। मेरी सांस दर्दनाक रूप से अटक गई। मैंने अपना सिर प्रवेश द्वार की ओर झुकाया। किलियन, उसकी उपस्थिति ने तुरंत ही पूरे वातावरण को अंधकार में, भयावह और क्रोध से भर दिया। उसकी आंखें अब मानवीय नहीं रहीं, वे आत्माहीन थीं, खाली। उनमें एक हत्यारा सा भाव भरा हुआ था। मैंने कहा, वो गुर्राया, उसे रिहा करो, अभी। गुंडे तेजी से हरकत में नहीं आए और किलियन का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद जो कुछ हुआ वह क्रूर था, बर्बर था। वो उन पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई जंगली जानवर बेकाबू हो गया हो। उसकी मुठ्ठियां हड्डियों और मांस पर इतनी जोर से लगी कि हर भयानक आवाज सुनकर मैं सिहर उठा। एक एक करके उसने उन्हें बेरहमी से गिरा दिया। उनका खून फैल गया, उनकी हड्डियां चटक गईं, उनकी चीखें गूंज उठीं। कमरा। उन्होंने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। किलियन साक्षात मृत्यु के समान था, निर्मम, सोची समझी योजना के अनुसार चलने वाला, क्रूर। जब उसका काम खत्म हुआ तो वे जमीन पर कराह रहे थे। उनके चेहरे खून से लथपथ और सूजे हुए थे, उनके शरीर टूटे हुए खिलौनों की तरह बिखरे पड़े थे, लेकिन वे जीवित थे। बस मुश्किल से, बिना कुछ कहे, किलियन मेरी ओर मुड़ गया। मुझे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले ही उसने मुझे इतनी आसानी से उठा लिया, मानो मेरा वजन कुछ भी न हो। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कुछ नहीं कहा। मुझे उठाकर अपनी कार में बिठाते समय उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वह खुद गाड़ी में चढ़ गया और एकदम खामोशी से गाड़ी चलाकर चला गया। उसका जबड़ा खतरनाक तरीके से कांप रहा था। उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि मुझे डर था कि कहीं उसके हाथ टूट न जाएं। दबाव के कारण उसकी उंगलियों के जोड़ भूतिया सफेद पड़ गए थे और लड़ाई के दौरान उन पर खून के हल्के धब्बे थे। धन्यवाद, मैंने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी निगाहें सड़क पर टिकी हुई थीं। उनकी आंखों में दबी हुई क्रोध की काली लकीरें थीं। वह गाड़ी तेज से तेज चलाता गया, पता नहीं कहाँ ले गया, और मैं चुपचाप रोती रही। मुझे एहसास हुआ कि मेरी दुनिया पूरी तरह से मेरे नियंत्रण से बाहर हो गई थी।